पावर एम्पलीफायर शुरू किए थे अपन। पावर एम्पलीफायर का टाइप देख लिए थे। अब इंडिविजुअल पावर एम्पलीफायर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पावर एम्पलीफायर के अंतर्गत हमने उसका क्लासिफिकेशन देख लिया था, ठीक है। आज देखते हैं हम क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी, क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर, क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर, ठीक है। तो क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा पावर एम्पलीफायर सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को इक्वली एम्पलीफाई करता है और एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ? या फिर ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा एम्पलीफायर सर्किट जिसमें इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल के लिए एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है, क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर कहलाता है। या फिर बोल सकते हो कि जिस पावर एम्पलीफायर सर्किट में आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो 360 डिग्री एंगल के लिए होता है, वह पावर एम्पलीफायर क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर कहलाता है। क्लियर हुआ? तो जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो 360 डिग्री एंगल के लिए होता है, या फिर जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो इनपुट एसी सिग्नल के होल साइकिल के लिए होता है, क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर कहलाता है। क्लियर हुआ? तो ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन अगर हम देखें तो क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं सीरीज फेड या फिर डायरेक्ट कपल्ड। सीरीज फेड और डायरेक्टली कपल्ड, ठीक है। डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो बेसिकली डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में कलेक्टर जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली कलेक्टर टर्मिनल से क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है। या फिर इस पावर एम्पलीफायर सर्किट में एम्पलीफाइड आउटपुट एसी सिग्नल को डायरेक्टली कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस के थ्रू प्राप्त करते हैं। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। तो आउटपुट लोड रजिस्टर is directly connected to collector load resistor, is directly connected to collector load resistor। क्लियर हुआ? तो इस पावर एम्पलीफायर में क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा पावर एम्पलीफायर सर्किट होता है जिसमें आउटपुट कलेक्टर जो पावर है उस एम्पलीफाइड आउटपुट पावर को हम डायरेक्टली कलेक्टर लोड रजिस्टर के थ्रू प्राप्त करते हैं, या फिर लोड रजिस्टर है वो डायरेक्टली कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है, कपल्ड रहता है। इस कारण इस पावर एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो क्या है आपका? ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर, आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। क्लियर हुआ? तो इस पावर एम्पलीफायर सर्किट में क्या होता है? आउटपुट लोड है उसको ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या करते हैं? कपल्ड करते हैं, ठीक है। आउटपुट सिग्नल इज कपल्ड थ्रू अ ट्रांसफार्मर। क्लियर हुआ? या फिर ये बोल सकते हैं कि लोड रजिस्टर इज कपल्ड थ्रू अ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो जिस पावर एम्पलीफायर में
लोड रजिस्टर को या फिर आउटपुट सिग्नल को हम ट्रांसफार्मर के थ्रू कपल्ड करके प्राप्त करते हैं, उस पावर एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो सीरीज फेड या फिर डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के बारे में देखते हैं। तो सीरीज फेड या फिर डायरेक्टली कपल्ड पावर एम्पलीफायर में क्या होता है? लोड है वो डायरेक्टली कलेक्टर सर्किट में कनेक्टेड होता है, या फिर आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? तो ये है आपका सीरीज फेड टाइप, या सीरीज फेड को ही क्या बोलते हैं हम? डायरेक्टली कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। चलो सर्किट देखते हैं इसका। क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर ले रहा हूँ, इसके अंतर्गत मैं डायरेक्ट कपल्ड ले रहा हूँ, क्योंकि कलेक्टर जो लोड जो रजिस्टर होता है उसको डायरेक्टली कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम? सीरीज फेड टाइप या फिर डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। वीसीसी कलेक्टर डीसी सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पर इस लोड में करेंट का फ्लो होगा वो कलेक्टर करंट आईसी है। ये आपका आरबी है, बेस रजिस्टर आरबी। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये ले लेते हैं इनपुट वी इन, ये आपका सीसी बोल सकते हो, डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर है, और ये आपका ग्राउंडेड कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका क्या है? डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है। बेसिकली ऐसा पावर एम्पलीफायर है जिसमें लोड रजिस्टर को डायरेक्टली कलेक्टर से हम क्या कलेक्टर सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो जिस पावर एम्पलीफायर में लोड रजिस्टर डायरेक्टली कलेक्टर से कनेक्टेड रहता है, उस पावर एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। क्लियर हुआ? तो ये डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर का सर्किट है, जिसमें आरबी जो है वो बेस रजिस्टर है। बेसिकली ये बेस रजिस्टर है वो एम्पलीफायर सर्किट को क्या बायसिंग प्रोवाइड करेगा? फिक्स्ड बायसिंग से। ठीक है, तो आरबी जो है फिक्स्ड बायस सर्किट है, जो कि इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के ऑपरेटिंग पॉइंट को लोड लाइन के सेंटर पर फिक्स रखने का काम करेगा। ठीक है, जब इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का ट्यू पॉइंट है वो लोड लाइन के सेंटर पे एग्जिस्ट करेंगे, तभी वो इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को इक्वली क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा। क्लियर हुआ? तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में ऑपरेटिंग पॉइंट को लोड लाइन के कहाँ पर होना चाहिए? सेंटर पर एग्जिस्ट होना चाहिए। जब ऑपरेटिंग पॉइंट लोड लाइन के सेंटर पे रहेगा, तभी ये इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को क्या करेगा? इक्वली एम्पलीफाई करेगा। क्लियर हुआ? तो इक्वल या फिर फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए एम्पलीफायर की लोड लाइन पर क्यू पॉइंट को लोड लाइन के सेंटर पर एग्जिस्ट होना चाहिए। और अगर आपको लोड लाइन के सेंटर पर क्यू पॉइंट एग्जिस्ट कराना है तो आपको प्रॉपरली बायस्ड सर्किट का यूज़ करना पड़ेगा। और प्रॉपरली बायसिंग पर्पस के लिए हम बायसिंग नेटवर्क का यूज़ करते हैं, और इस समय हम बायसिंग जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है फिक्स्ड बायस सर्किट, जिसमें एक एक्सटर्नल बेस रजिस्टर को ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज के बीच में कनेक्ट करते हैं। तो आरबी यहाँ पर क्या है? फिक्स्ड बायस सर्किट है, जिसका यूज़ प्रॉपर बायसिंग प्रोवाइड करने के लिए हम कर रहे हैं। क्लियर है? तो आरबी जो बेस रजिस्टर की वैल्यू को इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं कि एम्पलीफायर का जो क्यू पॉइंट है लोड लाइन के सेंटर पर होना चाहिए। जब लोड लाइन के सेंटर पर रहेगा तो क्या करेगा? तभी वो इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को क्या करेंगे? इक्वली एम्पलीफाई करेंगे। क्लियर हुआ? तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन और इक्वल एम्पलीफिकेशन के लिए ऑलवेज क्या होना चाहिए? एम्पलीफायर सर्किट के क्यू पॉइंट है उसको लोड लाइन के सेंटर पर होना चाहिए। सेंटर पर करना है तो आपको प्रॉपर बायसिंग की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ? अब फर्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं अपन, डीसी ऑपरेशन। डीसी ऑपरेशन
तो डीसी ऑपरेशन के केस में क्या हो जाएगा, व्हेन एक्सटर्नल इनपुट एसी सप्लाई इज जीरो। जब इस एम्पलीफायर सर्किट में एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल की वैल्यू जीरो है, तो जब वी इन की वैल्यू डीसी ऑपरेशन में क्या होगा, व्हेन एक्सटर्नल इनपुट एसी वी एन एक्सटर्नल इनपुट ए सी वी इन इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। तो वी इन की वैल्यू ज़ीरो होंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ट्रांजिस्टर के बेस पर क्या होगा, ट्रांजिस्टर देखो ये वी इन का वैल्यू ज़ीरो है, ये जीरो वी इन एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल जिसे हमें एम्पलीफाई करना है। अगर इस इनपुट एसी सिग्नल की वैल्यू ज़ीरो है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ट्रांजिस्टर के बेस रजिस्टर पर एक करंट का फ्लो होगा जिसे बेस करंट फ्लो बोलेंगे, और यही बेस जो करंट है ट्रांजिस्टर के इनपुट बेस पर अगेन इस टाइप से क्या होंगे, सर्कुलेट होंगे। तो जो भी ट्रांजिस्टर के इनपुट पर जो करंट फ्लो होगा, वो जो फ्लोविंग जो करंट है वो डीसी करंट है, और उस फ्लोविंग डीसी करंट को हम क्या बोलेंगे, इनपुट बेस करंट बोलेंगे। कब बोलेंगे, तो जो भी इस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के इनपुट पर करंट फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डीसी करंट बोलेंगे, और उस फ्लोइंग डीसी करंट है वो क्या हो, किसके कारण फ्लो होगा, एक्सटर्नल डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो एक्सटर्नल डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज के कारण ट्रांजिस्टर के इनपुट पर जो करंट का फ्लो होगा, वो जो इनपुट करंट है वो क्या होंगे, डीसी करंट होंगे। और इस डीसी करंट की वैल्यू क्या होगा उसको दे, तो डीसी ऑपरेशन मैंने क्या बोला कि जब एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रांजिस्टर में जो भी करंट का फ्लो होगा, वह फ्लोविंग जो करंट है वो एक्सटर्नल डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज वीसीसी के कारण होता है, और उस वीसीसी के कारण फ्लोविंग जो करंट है वो इनपुट बेस करंट कहलाएगा। उस इनपुट बेस करंट के कारण इसमें जो कलेक्टर करंट का फ्लो होंगे वो डीसी कलेक्टर करंट कहलाएंगे। क्लियर हुआ, तो इस पर्टिकुलर यहाँ पर फ्लोइंग करंट है वो IB है, तो इस पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में अगर KVL लगाता हूँ तो क्या होगा, प्लस VCC अप्लाई KVL, VCC माइनस ये क्या होगा आपका IB, और इसके रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, RB। अब सबको पता है ट्रांजिस्टर के बेस और इमीटर के बीच इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसको क्या देते हैं, VBE, बेस और इमीटर के बीच VBE, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस VBE, और इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ज़ीरो होंगे। इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, IB RB को एक तरफ ले जाओ, तो IB RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC माइनस क्या हो गए, VBE। फाइनली क्या हो जाएंगे, IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे, ये RB हो जाएंगे। ठीक है, फाइनली अगर हम देखा जाए तो अगर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो उस पर्टिकुलर केस में VBE का वैल्यू 0.7 वोल्ट होता है। दिस इज कांस्टेंट पैरामीटर बेस्ड टू इमीटर इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, सो वी कैन राइट अगेन फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर VCC माइनस क्या होगा, 0.7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये RB। क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोविंग जो बेस करंट है वो एक्सटर्नल डीसी सप्लाई के कारण फ्लो हो रहा है। एक्सटर्नल डीसी सप्लाई के कारण फ्लोविंग जो करंट है वो इनपुट डीसी करंट कहलाएगा, और डीसी कंडीशन में जो करंट का फ्लो होता है उस करंट को हम क्यू पॉइंट करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, क्यू पॉइंट करंट। तो इसको IBQ, फिर IBQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, RB। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इनपुट बेस करंट व्हेन एक्सटर्नल इनपुट AC इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ, तो उस पर्टिकुलर एम्पलीफायर सर्किट में जब एक्सटर्नल AC सिग्नल की वैल्यू 0 है, तो एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल की वैल्यू 0 है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो करंट का फ्लो होगा वो DC करंट है, और उस DC करंट को हम नो सिग्नल DC करंट बोलेंगे। तो नो सिग्नल बेस करंट IBQ विल बी नो सिग्नल बेस करंट। नो सिग्नल बेस करंट दैट मीन्स व्हेन एक्सटर्नल इनपुट AC इक्वल्स टू 0। तो ये क्या कहलाएगा आपका, नो सिग्नल बेस करंट, नो सिग्नल बेस करंट। क्लियर हुआ, तो नो सिग्नल, तो ये क्या कहलाएंगे, नो सिग्नल बेस करंट, और इस नो सिग्नल बेस करंट को हम क्या बोलेंगे, IBQ। क्लियर हुआ, तो फाइनली इस एक्सटर्नल DC इनपुट सप्लाई वोल्टेज के कारण
ट्रांजिस्टर के बेस पर जो करंट का फ्लो होगा वो नो सिग्नल बेस करंट है, और इस नो सिग्नल बेस करंट IBQ के फ्लो होने से ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल पर भी एक नो सिग्नल कलेक्टर करंट का फ्लो होता है। तो वो नो सिग्नल कलेक्टर कम सो करेस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट क्या होगा, ICQ, एंड दिस ICQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इंटू क्या हो जाएंगे, IBQ। ये IBQ क्या है, नो सिग्नल बेस करंट। नो सिग्नल बेस करंट मतलब व्हेन एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल इज जीरो। दैट मीन्स जब हम उस एम्पलीफायर सर्किट में कोई भी एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल अप्लाई नहीं करते, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस ट्रांजिस्टर के बेस पर जो करंट फ्लो होगा वो नो सिग्नल बेस करंट होंगे, और उस नो सिग्नल बेस करंट को ही हम क्यू पॉइंट बेस करंट बोलते हैं, और उस क्यू पॉइंट बेस करंट को हम IBQ से रिप्रेजेंट करते हैं। उस IBQ के फ्लो होने के कारण उसकी करेस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट का फ्लो होता है। वही फ्लोइंग करेस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट है वो ICQ होता है, और ICQ इक्वल टू क्या होता है, बीटा इंटू IBQ। अगर हमें IBQ की वैल्यू पता है तो IBQ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो उसके करेस्पॉन्डिंग नो सिग्नल कलेक्टर करंट और ICQ की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारा आपका करस्पॉन्डिंग क्यू पॉइंट कलेक्टर करंट हो गया। अब देखते हैं, ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर टर्मिनल, ये इमीटर टर्मिनल। सपोज इसके कलेक्टर और इमीटर के बीच की वोल्टेज को VCE दे दूं। इस लोड कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस पे फ्लो होने वाला करंट अगर IC है, तो अगर मैं इस आउटर लूप पर ऐसे KVL लगा दूं तो अप्लाइंग KVL हमें ये मिलेगा। सो फ्रॉम सर्किट से क्या मिलेगा हमें, VCC माइनस क्या हो जाएगा, IC इंटू क्या हो जाएगा, ये RL हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये VCE, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनली इसको फिर से लिखेंगे तो VCE कलेक्टर टू इमीटर आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, VCC माइनस IC इंटू क्या हो जाएगा, RL। VCE इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RL फॉर नो सिग्नल और नो सिग्नल कंडीशन, मतलब DC कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग आउटपुट जो वोल्टेज होगा कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को VCEQ बोलेंगे, और VCQ इक्वल टू VCC माइनस क्या हो जाएगा, ये ICQ इंटू क्या हो जाएगा, ये RL। तो ये करेस्पॉन्डिंग कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल टू ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। क्लियर हुआ। तो जब उस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को कोई भी एक्सटर्नल AC सिग्नल अप्लाई नहीं करेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में उस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के इनपुट पर जो भी करंट फ्लो होगा वो जीरो सिग्नल बेस करंट कहलाएंगे। उस जीरो सिग्नल बेस करंट के कारण उसके कलेक्टर पर जो करंट का फ्लो होगा वो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट फ्लो कहलाएंगे, और उस जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट के कारण उसके कलेक्टर टू इमीटर जो वोल्टेज जो मिलेंगे वो जीरो सिग्नल कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर Q लगा है इसका मतलब ये Q पॉइंट वैल्यू है। ये Q पॉइंट वैल्यू का मतलब होता है जीरो सिग्नल वैल्यू, और जीरो सिग्नल वैल्यू का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल टू दी सर्किट। क्लियर हुआ। जब सर्किट में अप्लाइड एक्सटर्नल AC सिग्नल की वैल्यू जीरो है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो भी करंट फ्लो होगा वो जीरो सिग्नल करंट ही कहलाएंगे। तो ये जीरो सिग्नल बेस करंट कहलाएगा। जीरो सिग्नल बेस करंट के फ्लो होने से जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, और इसके फ्लो होने के कारण जो आपका कलेक्टर टू इमीटर जो वोल्टेज मिलेगा वो जीरो सिग्नल कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज कहलाएगा। क्लियर हुआ। तो यह रहा DC ऑपरेशन। क्लियर हुआ।
तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, एक्सटर्नल अप्लाइड डीसी सिग्नल के कारण जो डीसी पावर जो अप्लाई होता है, डीसी पावर इनपुट जो होता है, जो सप्लाई के कारण जो उसमें डीसी पावर इनपुट होता है, वो जो डीसी पावर जो इनपुट होता है एक्चुअल में उस डीसी पावर वीसीसी के कारण जो भी कलेक्टर करंट ड्रॉ होता है और उस कलेक्टर बायस करंट आईसीक्यू के कारण जो डीसी पावर इनपुट होगा वो लिख सकते हैं हम डीसी पावर जो इनपुट होता है वो एक्सटर्नल डीसी सप्लाई वीसीसी के कारण होता है और उस डीसी पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम पीडीसी, और पीडीसी इक्वल टू इनपुट डीसी पावर, पीडीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बी प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वीसीसी एक्सटर्नल डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज एंड आईसीक्यू। क्लियर हुआ। तो वीसीसी और आईसीक्यू के प्रोडक्ट है वो इनपुट डीसी पावर का इक्वल होगा और ये इनपुट डीसी पावर है एक्सटर्नल डीसी सप्लाई वोल्टेज के कारण ही मिलता है। क्लियर हुआ। तो पी डी सी इक्वल टू बी सी सी इंटू आई सी क्यू, तो एक्सटर्नल डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज वी सी सी, उस वी सी सी ये बायसिंग सप्लाई वोल्टेज है। क्लियर हुआ। जब तक आप कोई एम्पलीफायर सर्किट को एक्सटर्नल डीसी नहीं दोगे ना, तब तक वो प्रॉपर फंक्शन नहीं देंगे, अपनी सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन है उसको नहीं देगा। तो सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन को अगर अचीव करना है तो उस एम्पलीफायर को कुछ ना कुछ अमाउंट में एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज आपको देना पड़ेगा। डिजायर्ड अमाउंट की डीसी वोल्टेज आप जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो एम्पलीफायर अपना सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो आपने उसको एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज वीसीसी दिया, इस वीसीसी के कारण उसमें एक डीसी करंट फ्लो हुआ जिसको आईसीक्यू बोला, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो टोटल इनपुट डीसी पावर का इक्वल होगा। तो इसी इनपुट डीसी पावर है उसको ये एम्पलीफायर लेंगे और उस पर्टिकुलर एसी सिग्नल का क्या करेगा, वो एम्पलीफिकेशन। तो ये इनपुट डीसी पावर इक्वल टू इनपुट वीसीसी डीसी सप्लाई वोल्टेज इनटू आईसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं डीसी पावर, अब एसी ऑपरेशन लिखते हैं। ये तो डीसी हो गया, एसी ऑपरेशन। अभी तक हम क्या देख रहे थे, डीसी ऑपरेशन देख रहे थे, और डीसी ऑपरेशन के केस में डीसी सप्लाई वोल्टेज के कारण जो करंट फ्लो हुआ वो इनपुट डीसी करंट कहलाया, और इस इनपुट डीसी करंट के कारण आपको आउटपुट मिला वो इनपुट डीसी पावर। एसी ऑपरेशन। ठीक है। तो एसी ऑपरेशन देखते हैं। व्हेन एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल इज अप्लाइड टू द सर्किट। ठीक है। जब उस एम्पलीफायर सर्किट में हम एक्सटर्नल एसी अप्लाई करते हैं तो जैसे एक्सटर्नल एसी सिग्नल के कारण उस पर्टिकुलर एम्पलीफायर सर्किट की बेस जो करंट है वो क्या होता है, साइनोसाइडली वेरी होता है। क्योंकि हमारा अप्लाइड जो वीक एसी सिग्नल जिसे हमें एम्पलीफाई करना है वह वीक सिग्नल जो होता है वो एसी नेचर का होता है, जो कि साइनोसाइडल नेचर का है। तो जैसे ही हम उसके बेस टर्मिनल पर एक्सटर्नल एसी सिग्नल देते हैं, उस एक्सटर्नल एसी सिग्नल के कारण ट्रांजिस्टर का जो बेस करंट है वो साइनोसाइडली क्या होता है, वेरी होता है। क्योंकि वी इन है वो साइनोसाइडल नेचर का है तो ये साइनोसाइडली वेरी होगा। तो इनपुट सिग्नल में साइनोसाइडली वेरिएशन होने से इसका बेस करंट साइनोसाइडली वेरी होगा। इनपुट सिग्नल साइनोसाइडली है तो बेस करंट भी की नेचर क्या होंगे, साइनोसाइडली वेरी होंगे। जब बेस करंट है वो साइनोसाइडली वेरी होगा तो इस इनपुट बेस करंट के कारण जो आईसी जो होंगे इसकी नेचर भी साइनोसाइडली वेरी होगा। तो आउटपुट आपका कलेक्टर करंट साइनोसाइडली वेरी होंगे, आउटपुट कलेक्टर करंट साइनोसाइडली होगा, वेरी होगा। तो आउटपुट जो आपका वोल्टेज जो मिलेगा, कलेक्टर टू इमीटर जो वोल्टेज मिलेंगे, आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो भी क्या में वेरी होंगे, साइनोसाइडली वेरी होगा। क्लियर हुआ। तो आउटपुट एसी वोल्टेज साइनोसाइडली वेरी होंगे। अब जब आउटपुट एसी वोल्टेज साइनोसाइडली वेरी होगा तो आउटपुट एसी पावर भी हमें साइनोसाइडल नेचर का मिलेंगे। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो एसी ऑपरेशन में क्या होता है,
जब हम उस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के इनपुट में एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल एसी सिग्नल के कारण उस एम्पलीफायर में साइनोसाइडल नेचर का बेस करंट का फ्लो होने लगता है। साइनोसाइडल नेचर का बेस करंट फ्लो होने से रिजल्टेंट कलेक्टर करंट जो फ्लो होता है वो भी साइनोसाइडल नेचर का होता है। तो साइनोसाइडल नेचर का कलेक्टर करंट फ्लो होने लगता है। साइनोसाइडल नेचर का फ्लोइंग कलेक्टर करंट के कारण जनरेटेड कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज है वो भी साइनोसाइडली नेचर में वेरी करता। तो अप्लाइड जो एसी के कारण जो साइनोसाइडल वेरिएशन मिलता है वह वेरिएशन है वो क्यू पॉइंट के एबव और बिलो होगा। तो अप्लाइड सिग्नल के कारण जो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज होंगे वो भी क्यू पॉइंट के अराउंड ही उसके ऊपर उसके एबव और उसके बिलो वेरी करेगा। सिमिलरली आपका बेस करंट भी क्यू पॉइंट के एबव और बिलो वेरी करेंगे। वी क्यू पॉइंट के एबव और बिलो बेस करंट में साइनोसाइडली वेरिएशन होने से रिजल्टेंट आउटपुट कलेक्टर करंट होगा वो भी क्यू पॉइंट के ही अराउंड क्या करेंगे साइनोसाइडली वेरी करें। तो अप्लाइड सिग्नल के अकॉर्डिंगली क्या होता है आउटपुट कलेक्टर करंट है वो भी क्यू पॉइंट के एबव और उसके बिलो क्या करेगा वो साइनोसाइडली वेरी करेगा। तो एसी जो पावर जो आउटपुट होगा एम्पलीफाइड एसी पावर आउटपुट जो होंगे एसी पावर आउटपुट के कैलकुलेशन करते हैं एसी पावर आउटपुट। ठीक है, तो एसी पावर आउटपुट में वी मिनिमम सपोज वी मिनिमम इज मिनिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कलेक्टर वोल्टेज वैल्यू ऑफ, क्योंकि एसी पावर आउटपुट जो पावर होगा वो कलेक्टर वोल्टेज होगा। तो सपोज वो आउटपुट जो वोल्टेज होंगे एसी जो वोल्टेज होंगे उस एसी वोल्टेज की मिनिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू है मिनिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कलेक्टर वोल्टेज so V minimum। second suppose V maximum is instantaneous value maximum instantaneous value of कलेक्टर वोल्टेज। तो ये कलेक्टर जो वोल्टेज मैं एजम्पशन कर रहा हूँ एक्चुअल में आउटपुट का है ना। तो V मिनिमम सपोज मिनिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू है कलेक्टर वोल्टेज का और V मैक्सिमम है वो सपोज मैक्सिमम कल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कलेक्टर वोल्टेज है। ठीक है, सपोज VPP इज पीक टू पीक value of AC output voltage across लोड। ठीक है, तो लोड के अक्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होगा एसी वोल्टेज उस डेवलप्ड एसी वोल्टेज का पीक टू पीक वोल्टेज क्या है VPP है। क्लियर हुआ? तो VPP है। सपोज I मिनिमम इज मिनिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आउटपुट कलेक्टर करंट। क्लियर हुआ? तो आई मिनिमम इज मिनिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आउटपुट कलेक्टर करंट। आई मैक्सिमम इज मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आउटपुट कलेक्टर करंट। ठीक है, तो सपोज आई मैक्सिमम इज मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आउटपुट कलेक्टर करंट, आई मिनिमम इज मिनिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आउटपुट कलेक्टर करंट। क्लियर हुआ? एंड IPP सभी को एजम्पशन करो मैं IPP इज पीक टू पीक
value of output AC current ऑन लोड। क्लियर हुआ? ऑन लोड। तो सपोज उस लोड में जो आपका एसी जो करंट होगा, उस आउटपुट एसी करंट का क्या है, ये पीक टू पीक वैल्यू। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये सारे चीज़ को मैंने एजम्पशन किया है आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के लिए। सो एंड अगेन लिख सकता हूँ वी एम। नाउ नाउ वी पी पी, जैसा कि नाउ वी पी पी मतलब पीक टू पीक आउटपुट एसी वोल्टेज इक्वल टू क्या हो गएगा, वी मैक्सिमम माइनस क्या होगा, वी मिनिमम। ये कहाँ से आया मैं बता देता हूँ। देखो सपोज ये आपका आउटपुट एसी सिग्नल है, ये वोल्टेज सिग्नल, दिस विल बी प्लस वी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एसी आउटपुट वोल्टेज सिग्नल, दिस विल बी क्या है आपका माइनस वी मिनिमम। क्लियर हुआ? समझ में? तो इस मैक्सिमम पॉजिटिव पीक से मैक्सिमम निगेटिव पीक के बीच का वोल्टेज क्या कहलाएगा, पीक टू पीक वोल्टेज। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव, ये मैक्सिमम पॉजिटिव से लेकर मैक्सिमम निगेटिव के बीच का वोल्टेज क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या कहलाएगा, पीक टू पीक वोल्टेज। तो पीक टू पीक वोल्टेज दोनों का समेशन होगा, तो ये वी मैक्सिमम और माइनस क्या हो जाएगा, वी मिनिमम। क्लियर हुआ? समझ में? तो ये पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ आउटपुट एसी वोल्टेज सिग्नल विल बी वी पी पी इक्वल टू वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम। सो if Vm is amplitude of if Vm is amplitude of आउटपुट एसी वोल्टेज, अगर मैं आउटपुट एसी जो वोल्टेज सिग्नल है, उस एसी वोल्टेज सिग्नल की अगर एम्पलीट्यूड को अगर मैं Vm मान लूँ, तो Vm कोई भी सिग्नल की पीक मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है, पीक एम्पलीट्यूड है, वो हमेशा उसकी पीक टू पीक एम्पलीट्यूड का क्या होता है, हाफ होता है। तो वी पी पी डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2, और वी पी पी इक्वल टू क्या होता है, वी मैक्सिमम माइनस क्या हो जाएगा आपका वी मिनिमम होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो कोई भी आपका एम्पलीफाइड जो आउटपुट वोल्टेज सिग्नल जो जनरेट होगा, जनरेटेड एम्पलीफाइड जो वोल्टेज सिग्नल है, उसकी जो पीक एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वी एम, और वी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी पी पी बाई 2, एंड अगेन वी पी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आउटपुट जो कलेक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगा, उस जनरेटेड वोल्टेज की पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये आपका पीक टू पीक वोल्टेज मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड वीपीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीक टू पीक वोल्टेज मतलब क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज सिग्नल बिटवीन मैक्सिमम पॉजिटिव टू मैक्सिमम निगेटिव। क्लियर हुआ? अगेन IPP हम एजम्पशन किए इफ अगेन नाउ एंड सिमिलरली IPP विल बी पीक टू पीक एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट कलेक्टर करंट विल बी IPP, एंड IPP इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम माइनस क्या हो जाएगा, I मिनिमम। सिमिलरली ये सेम में हो जाएगा। सपोज आपका आउटपुट कलेक्टर करंट की नेचर है एम्पलीफाइड कलेक्टर करें अगर ये प्लस आई मैक्स है, ये वाला सिग्नल क्या कहलाएगा, माइनस आई मिनिमम कहलाएंगे। तो इसकी मैक्सिमम पॉजिटिव से लेकर मैक्सिमम निगेटिव के बीच का वोल्टेज क्या कहलाएगा, पीक टू पीक। तो आई पी पी इक्वल टू आई मैक्स माइनस क्या हो जाएगा, आई मिनिमम। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और आउटपुट कलेक्टर करंट आई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई पी पी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, 2। तो आई पी पी डिवाइडेड बाई 2 मतलब आई पी पी मतलब आई मैक्सिमम माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका आई मिनिमम होल डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आई एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कलेक्टर पे जनरेटेड आउटपुट एसी सिग्नल है, उसका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम amplitude. So this will be peak value of output collector current in case of class A ideo frequency amplifier. This is expression for peak amplitude of output AC voltage in case of
क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो ये पीक टू पीक और मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड के बीच का रिलेशन है। ये आपका पीक टू पीक और मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कलेक्टर करंट के बीच का रिलेशन है। क्लियर हुआ? सो आउटपुट एसी पावर विल बी, सो आप आउटपुट एसी पावर, आउटपुट एसी पावर delivered, output AC power delivered to load is given by PAC and PAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट जो AC पावर जो डिलीवर होगा वो PAC जो होंगे, PAC इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपका, इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट AC वोल्टेज टू द RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट AC करें। तो VRMS इंटू क्या होगा IRMS। VRMS इक्वल टू हम जानते हैं VM डिवाइडेड बाई √2 होता है। IRMS इक्वल टू क्या होता है IM डिवाइडेड बाई क्या होता है √2। दिस विल बी PAC। तो ये आउटपुट AC पावर जो उस पर्टिकुलर कलेक्टर लोड में डिलीवर्ड होगा, उस डिलीवर्ड AC पावर का क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो PAC इक्वल टू VRMS इंटू IRMS, VRMS इक्वल टू VM बाई √2, IRMS इक्वल टू IM बाई √2। अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट जो AC पावर होगा, आउटपुट AC पावर PAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे VM इंटू IM और √2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अभी मैंने देखा VM इक्वल टू क्या निकाला था, V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम होल डिवाइडेड बाई 2 और इनटू क्या हो जाएगा फिर से ये I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम और ये होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएंगे और पूरे का डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा PAC, AC पावर डिलीवर्ड टू दी लोड। तो PAC AC पावर डिलीवर्ड टू दी लोड, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 1/2 1/4 हो जाएंगे और ये 1/4 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो फाइनली इस क्या हो जाएगा V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम इंटू I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे 8। तो ये डेवलप्ड आउटपुट AC पावर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड करंट। क्लियर हुआ? तो उस पर्टिकुलर कलेक्टर लोड के अक्रॉस डेवलप्ड आउटपुट AC वोल्टेज की मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड के टर्म में डेवलप्ड AC पावर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ? नाउ इफिशिएंसी, तो एक्चुअल में करता क्या है, पावर जो एम्पलीफायर है उस इनपुट DC पावर को लेकर बदले में क्या करता है आउटपुट DC पावर देता है। तो कोई भी पावर एम्पलीफायर की जो कन्वर्जन जो इफिशिएंसी है उसको हम पावर एम्पलीफिकेशन भी बोलेंगे या फिर इफिशिएंसी बोलेंगे। तो कन्वर्जन इफिशिएंसी और इफिशिएंसी ऑफ पावर एम्पलीफायर में भी डिफाइंड है। इसको ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो पावर एम्पलीफायर है उस इनपुट DC पावर के कितने अमाउंट को आउटपुट AC पावर में क्या कर रहा है वो कन्वर्ट कर रहा है। तो कोई भी एम्पलीफायर का इनपुट DC पावर को इक्विवेलेंट आउटपुट AC पावर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी को उसकी क्या बोलते हैं हम कन्वर्जन इफिशिएंसी। मतलब वो इनपुट DC पावर को कितना इफिशिएंटली वो आउटपुट AC पावर में कन्वर्ट कर रहा है। तो इनपुट DC पावर को आउटपुट AC पावर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी पावर एम्पलीफायर की कन्वर्जन इफिशिएंसी कहलाता है और उस कन्वर्जन इफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं और ईटा इक्वल टू क्या होता है आउटपुट AC पावर टू दी क्या होता है इनपुट DC पावर। तो एक्चुअल में हमारा पावर एम्पलीफायर है वो इनपुट है वो DC लेता है, DC एनर्जी को इनपुट के फॉर्म में लेता है और उस DC एनर्जी को इनपुट के फॉर्म में लेकर उसे AC एनर्जी के फॉर्म में आउटपुट में
देता है। ठीक है, तो डीसी को एसी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की इफिशिएंसी उस पावर एम्पलीफायर की कन्वर्जन इफिशिएंसी कहलाता है। और कन्वर्जन इफिशिएंसी ईटा इक्वल टू पी ए सी डिवाइडेड बाई पी डी सी इन टर्म्स ऑफ इफिशिएंसी परसेंटेज। तो ये हो जाएगा पी ए सी डिवाइडेड बाई पी डी सी इंटू क्या हो जाएंगे ये 100%। क्लियर हुआ। तो क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी अगर हम अभी अभी हमने पी ए सी पावर अगेन हम फिर से लिख सकते हैं। पी ए सी अगर हम लिखना चाहे ईटा परसेंट है पी ए सी अभी अभी निकाला हम वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम इंटू आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या होगा 8 और पूरा डिवाइडेड है पीडीसी और पीडीसी की वैल्यू क्या क्या है अभी निकाले हम डीसी पावर वीसीसी इंटू आई सी क्यू। तो अप्लाइड एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज और उस एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज के कारण उसके कलेक्टर पर फ्लोइंग इनपुट डीसी करंट, इन दोनों का प्रोडक्ट ही इनपुट डीसी पावर कहलाएगा। तो इस पूरे इनपुट डीसी पावर को लेकर वो इतने अमाउंट में एसी पावर देता है। तो इनपुट डीसी पावर को आउटपुट एसी पावर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी उस पावर एम्पलीफायर की कन्वर्जन इफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, तो रीअरेंज करेंगे तो कन्वर्जन इनटू 100% यहाँ पर अगेन ईटा परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम इनटू क्या होगा आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम होल डिवाइडेड बाय क्या होगा 8 टाइम्स ऑफ वी सी सी इंटू क्या हो जाएंगे आई सी क्यू और इंटू 100%। क्लियर हुआ। तो ये आपका इफिशिएंसी परसेंटेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल गए। ठीक है, जहाँ पर वीसीसी एक्सटर्नल इनपुट डीसी वोल्टेज है, इसी एक्सटर्नल इनपुट डीसी को लेकर वो इनपुट वीक सिग्नल का क्या करेगा एम्प्लीफिकेशन करेगा और पावर एम्प्लीफाइड आउटपुट सिग्नल है वो प्रोवाइड करेगा। क्लियर हुआ। तो ये आपका आउटपुट जो वोल्टेज है एसी वोल्टेज में मैक्सिमम स्विंग होगा कि वो जो आउटपुट जो सिग्नल है मैक्सिमम कितना तक वोल्टेज तक जा रहा है, ये उस आउटपुट एसी वोल्टेज का मिनिमम, ये आउटपुट एसी करेंट का मैक्सिमम और ये आउटपुट एसी करेंट का मिनिमम। तो इसकी कन्वर्जन जो इफिशिएंसी है उसको हम इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आप सबको पता है कि जब भी हम इसको क्लास ए मोड में यूज़ करते हैं, क्लास ए मोड में यूज़ करने के लिए ऑलवेज एम्पलीफायर के क्यू पॉइंट को लोड लाइन के कहाँ पर होना चाहिए, सेंटर पर होना चाहिए। सपोज सेंटर पे है, मेरे से छोटा बड़ा हो सकता है, लोड लाइन के सेंटर पर एग्जिस्ट होना चाहिए। और इस क्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को वी सी ई क्यू बोलूँगा और उस क्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करेंट को आई सी क्यू, क्योंकि ये कलेक्टर में फ्लो होने वाला डीसी करंट है और ये कलेक्टर टू इमीटर आउटपुट डीसी वोल्टेज। तो नो सिग्नल कलेक्टर करंट और नो सिग्नल कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज इज कॉल्ड जीरो सिग्नल और क्विसेंट पॉइंट करंट। ठीक है, तो क्लास ए मोड में अगर आपको यूज़ करना है तो क्लास ए मोड में जब भी यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट लोड लाइन के सेंटर पे होता है। तो लोड लाइन के सेंटर पे फिक्स कर दिए। अब इसी लोड लाइन के सेंटर के अबव और इसी लोड लाइन के सेंटर के बिलो ही आपका बेस करेंट एज वेल एज आउटपुट वोल्टेज एंड अगेन आउटपुट जो करेंट जो होगा वो क्या करेगा साइनोसॉइडली वेरी होगा। तो ये आपका मैक्सिमम एक करेंट है आईसी कलेक्टर करेंट, ये आपका कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, ये आपका मैक्सिमम वीसीसी कलेक्टर वोल्टेज मैक्सिमम इतना होता है, कलेक्टर करंट मैक्सिमम कितना होगा वीसीसी डिवाइडेड बाय आरएल हो सकता है। अब ये कलेक्टर करंट जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट है वो साइनोसाइडली वेरी होकर मैक्सिमम तक जाएंगे, फिर यहाँ तक ही आएगा। मिनिमम कलेक्टर करंट जीरो हो सकता है और मैक्सिमम कलेक्टर करंट कहाँ तक जा सकता है आई वी सी सी डिवाइडेड बाई आर एल। अब ये आई सी क्यू है, ये वाला वैल्यू है वो, ये वाला वैल्यू आई सी क्यू। तो आई सी क्यू के एवं
और ICQ के बिलो ही साइनोसाइडली क्या होता है, वो वेरी होता है। कब वेरी होगा, जब हम उसमें एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तब। तो जैसे ही आपका आउटपुट जो कलेक्टर करंट साइनोसाइडली वेरी होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट वोल्टेज भी क्या होता है, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज भी साइनोसाइडली क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, तो साइनोसाइडल वेरिएशन जब होंगे तो आउटपुट जो वोल्टेज जो मिलेगा वो क्या है, वी मैक्सिमम। तो वी मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम जो कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज VCC तक ही स्विंग कर सकता है, मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज तक ही मिल सकता है, और मिनिमम कितना मिलेगा, वी मिनिमम इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज और मैक्सिमम कलेक्टर करंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन है, वही स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है, लोड लाइन। तो ये मैक्सिमम कलेक्टर करंट VCC बाई RL, मैक्सिमम कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज VCC, और दोनों को जोड़ने वाले जो लाइन है वो क्या कहलाता है, लोड लाइन। और क्लास ए मोड में ऑपरेट करने के लिए ऑलवेज लोड लाइन को क्यू पॉइंट को लोड लाइन के कहाँ पर होना चाहिए, सेंटर पर। तो सेंटर में कर दिए, और इसी सेंटर पॉइंट के अबव और बिलो कलेक्टर करंट है स्विंग करता है, और जैसे जैसे कलेक्टर करंट स्विंग करेगा वैसे वैसे कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज भी क्या करता है, स्विंग। तो ये आपका ये आपका आई मैक्सिमम है, मैक्सिमम कलेक्टर करंट स्विंग, और ये आपका मिनिमम है, मिनिमम कलेक्टर करंट स्विंग। मिनिमम कलेक्टर करंट जो स्विंग है वो क्या होगा, 0। अभी इतना ICQ है, और ये इतना सेंटर पे है, और उतना ही अमाउंट में और इधर स्विंग हो रहा है, तो आई मैक्सिमम की वैल्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 2ICQ। तो आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगा, 2ICQ इतना, और आई मिनिमम की वैल्यू कितना है, ये 0। वैसे वी मिनिमम की वैल्यू कितना है, 0। वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, VCC। सो फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन एफिशिएंसी, फॉर मैक्सिमम मतलब उसकी मैक्सिमम कन्वर्जन कितना होगा, फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन, फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन इफिशिएंसी, फॉर मैक्सिमम कन्वर्जन इफिशिएंसी, मैक्सिमम कन्वर्जन इफिशिएंसी के केस में क्या होगा, आउटपुट जो कलेक्टर वोल्टेज है वो मैक्सिमम स्विंग करेगा वी मैक्स का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, VCC हो सकता है, और वी मिनिमम कितना होगा, 0। वैसे ही आपका मैक्सिमम कलेक्टर जो करंट जो स्विंग होंगे आई मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, 2ICQ हो सकता है, और आई मिनिमम कितना स्विंग करेंगे, 0। क्लियर हुआ। सो ईटा मैक्सिमम कन्वर्जन इफिशिएंसी ईटा मैक्सिमम इक्वल टू वी मैक्स का वैल्यू क्या है, VCC। वी मिनिमम का वैल्यू कितना है, 0। आई मैक्स का वैल्यू कितना है, 2ICQ। आई मिनिमम का वैल्यू कितना है, 0, डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स ऑफ VCC इंटू ICQ। इसको सॉल्व करेंगे तो 2VCC इंटू 100% है ये, 2VCC इंटू ICQ डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स ऑफ VCC इंटू ICQ। इसको कैंसिल इंटू 100% है ये, इसको कैंसिल अगर करते हो तो क्या बनेगा, 1/4 इंटू 100%। अगेन अगर इसको सॉल्व करोगे तो 25%, तो ईटा मैक्सिमम। सो यहाँ पर क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में डायरेक्ट कपल्ड कंडीशन में उसकी मैक्सिमम इफिशिएंसी कितना होता है, 25%। इसका मतलब ये हुआ कि अपने इनपुट पावर का अगर वो 100 वाट का पावर लेता है तो सिर्फ और सिर्फ 100 वाट के DC पावर को आउटपुट AC में सिर्फ 25 वाट में ही कन्वर्ज होता है। 75 वाट का जो पावर है उसमें हीट के फॉर्म में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इसकी इफिशिएंसी बहुत ही लो दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ अपने इनपुट DC पावर के 25% को ही आउटपुट AC में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है। तो कोई भी एम्पलीफायर का इनपुट DC पावर को आउटपुट AC पावर में कन्वर्ट करने की एबिलिटी को उसकी क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जन इफिशिएंसी। तो उसकी मैक्सिमम कन्वर्जन जो इफिशिएंसी होती है वो कितना होती है, 25% ही होती है। वो अपने कुल इनपुट पावर का 25% को ही वो मैक्सिमम AC पावर के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर पाता है। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर डाउट हो
तो कॉल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट टाइम इसमें और बचा है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा तो यहीं स्किप कर रहा हूँ। तो थैंक यू।